हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शकील है और मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो था उसको इतना पसंद किया। कुछ अपडेट्स हैं जिसको कि मैं पहले शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है। कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में मैं डिस्कस करना भूल गया था जिसको कि मैं यहाँ पे करूँगा। तो पहला अपडेट ये है कि अब रिकमेंडेशंस आ गए हैं कि आप वैक्सीन की 2 डोजेज़ को मिक्स कर सकते हैं 2 डिफरेंट वैक्सीन से। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए आपने पहली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की लगाई, तो दूसरी डोज़ जो आप है वो आप फाइज़र की लगा सकते हैं। और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की एक ही वैक्सीन की 2 डोजेज़ लेने में। इसमें पाया गया है कि एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। इसी तरह से दूसरा एक जो अपडेट है वो ये है कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स में भी वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन उठा था कि किस ट्राइमेस्टर में लगाना चाहिए। तो इसका आंसर है कि किसी भी ट्राइमेस्टर में आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया कि जिनमें सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लगी, उनमें जब बच्चों में एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उनमें एंटीबॉडी टाइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जो कि एक तरह से इनडायरेक्ट एविडेंस है कि अगर आप सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को वैक्सीन लगाते हैं तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपको बच्चों में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ एक और फाइंडिंग इस स्टडी में थी कि जिन लेडीज़ को वैक्सीन नहीं लगी थी और उनको अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया, तो जो उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखा गया उनके बच्चों में, तो वो काफ़ी वीक था और वो बहुत शॉर्ट लिव था। तो ये एक तरह से ये शो करता है कि वैक्सीन लगवाने से फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। और अब एक अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को रिकमेंड करना शुरू कर दिया है कि इंडिया में भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो वैक्सीन किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो कुछ लोगों ने मुझसे डिस्कस किया था वो ये था कि अगर कोई पेशेंट रूमेटॉयड आर्थराइटिस का है तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है, उसमें ये फ़ायदेमंद होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल, और ये वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है। क्योंकि रूमेटॉयड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे होते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स चलते हैं, उनमें स्टेरॉइड्स चलते हैं। तो ये ज़रूर है कि हो सकता है उनमें जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो 100% ना हो, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखा गया है और वो पेशेंट भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होते हैं वैक्सीन देने के बाद। तो इसलिए बिल्कुल आप उनको वैक्सीन दें और उनको भी, ताकि इसका फ़ायदा हो। एक और डिज़ीज़ है जिसके के लिए काफ़ी कंसर्न लोगों ने रेज़ किया कि अगर कोई आईटीपी का पेशेंट है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट्स लो होते हैं, क्या हम उनमें ये वैक्सीन दे सकते हैं? इसका भी आंसर है जी, बिल्कुल दे सकते हैं। एक उसमें कंसर्न ये था कि क्योंकि इन पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट लो होते हैं और ये जो वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है, तो इंट्रामस्कुलर देने के बाद चांसेस हैं कि ब्लीडिंग हो जाए और हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाए। तो स्टडीज़ में ये पाया गया कि ऐसा नहीं होया है। जिन पेशेंट्स में भी ये वैक्सीन दी गई वो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और चूँकि ये जो वैक्सीन दी जाती है इसकी जो निडल है बहुत ही पतली है, बहुत छोटी होती है, तो इसमें कोई भी हेमोलिसिस नहीं देखी गई और ना ही कोई हेमाटोमा फॉर्मेशन देखा गया। तो इसलिए आईटीपी के पेशेंट्स में भी वैक्सीन लगाना रिकमेंडेड है। एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप वैक्सीन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद अपने प्लेटलेट्स को मॉनिटर कर लें, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स के साथ ये भी पाया गया कि बहुत लो परसेंटेज में कुछ पेशेंट्स में वैक्सीन लगने के बाद प्लेटलेट काउंट ड्रॉप कर गया था। और ये ड्रॉप यूजुअली 3 से 5 दिन के बाद वैक्सीन लगने के देखा गया था, और जो कि टेम्परेरी था। तो अगर आप प्लेटलेट को मॉनिटर करते रहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है या रीनल ट्रांसप्लांट का है, उसमें भी वैक्सीन दी जा सकती है और उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी टाइटर्स पाए गए हैं। तो इसलिए उनको भी वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। इसी तरह से जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेंट्स पे होते हैं या जो हेपारिन लेते रहते हैं, उनमें भी ये वैक्सीन दी जा सकती है और ये काफ़ी सेफ़ पाई गई है। हेपारिन के पेशेंट्स में भी ये पाया गया है कि जब हेपारिन के पेशेंट्स को वैक्सीन लगाई गई
तो उनमें कोई ब्लीडिंग एक्स्ट्रा चांसेस नहीं बढ़े और ना ही कोई हेमाटोमा फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो भी पेशेंट्स सपोज कर लीजिए वाल्व रिप्लेसमेंट के हैं या किसी और बीमारी की वजह से एंटीकोगुलेंट्स या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन पे हैं, तो उनमें भी आप ये वैक्सीन बिना कोई झिझक के लगवा सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे एक पेशेंट ने रिसेंटली पूछा था कि उन्होंने फ़र्स्ट डोज़ फाइज़र की लगवाई और 3 हफ्ते के बाद उनका सेकंड डोज़ ड्यू था और मॉर्निंग वॉक में जब वो जा रहे थे सडनली उनको एक स्ट्रीट डॉग ने बाइट कर लिया। अब वो बहुत परेशान थे कि क्या करें, एंटी रेबीज़ लगवाएं या 2 हफ्ते का वेट करें और उसके बाद फिर वो रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगवाएं। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत क्लियर कट डायरेक्टिव्स हैं कि रेबीज़ जैसा कि आप सभी जानते हैं इसकी फर्टिलिटी रेट 100% होती है। तो इस सिचुएशन में आपको वेट नहीं करना है, आपको फ़ौरन सबसे जल्दी से जल्दी जो है जाके रेबीज़ वैक्सीनेशन लगवाना है। इवन अगर आपको उसी दिन जिस दिन आपको वैक्सीन लगी थी उसी दिन अगर कुत्ते ने काटा तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आपको वैक्सीन उस दिन भी लगवानी है तो आप लगवा सकते हैं 2 डिफरेंट साइट्स पे। सपोज़ कर लीजिए अगर आपको राइट साइड में वैक्सीन लगी थी तो लेफ़्ट साइड में आप एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ऐसे ही रिकमेंडेशन टेटनस के लिए भी हैं कि अगर किसी पेशेंट में ये सस्पिशन है कि उसको टेटनस हो सकता है तो और उसको वैक्सीन की ज़रूरत है तो उस पेशेंट को भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए फ़ौरन। एक और ऐसे ही कंसर्न है कि जो पेशेंट्स एपिलेप्सी के होते हैं या जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, क्या उनमें ये वैक्सीन दी जा सकती है, कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं होगा? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं और आप वैक्सीन लगवाएं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें बस एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब आप वैक्सीन लगवा लें उसके 48 आवर्स तक आप उस पेशेंट को राउंड द क्लॉक पैनाडोल देते रहें ताकि अगर उसको फ़ीवर आए तो फ़ीवर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी कभी फ़ीवर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बाद फिट्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो बस इस प्रिकॉशन की ज़रूरत है। ऐसे ही जो पेशेंट डिप्रेशन के हैं वो भी वैक्सीन को ले सकते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्योंकि ये नोन है कि जब वैक्सीन लगती है उसके कुछ घंटों के बाद आपको जहाँ पे वैक्सीन लगती है बहुत पेन होता है, कुछ लोगों में फ़ीवर होता है, बॉडी एक होता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं वैक्सीन लगवाने से पहले ही एक दिन से पहले से मैं ब्रूफेन वगैरह लेता रहूं ताकि जब मुझे वैक्सीन लगे तो मुझे कोई उसका ज़्यादा सिम्टम्स ना हो। तो दोस्तों इसमें ये पाया गया है कि जो लोग इस तरह के रिजीम फॉलो करते हैं उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो वैक्सीन लगने के बाद होता है, जो एंटीबॉडीज़ जिसके उससे बनती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया गया। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप वैक्सीन लगने से पहले इस तरह की कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ना लें, क्योंकि उससे इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। और जब आपको वैक्सीन लग जाए अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब आप उस वैक्सीन को लें। एक और मैं ऐड करूंगा चीज़ कि जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में जिनमें मैंने कहा शुरू में वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उन पेशेंट्स में एक ये भी रिकमेंडेशन है कि अगर वो स्टेबल कंडीशन में हैं, उनको पेन नहीं है और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स पे हैं या स्टीरॉयड्स पे हैं, अगर वो वैक्सीन लगने के बाद इन दवाओं को कुछ डिले कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स का अगर गैप रख सकते हैं, तो ये पाया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि अगर पॉसिबल हो तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में वैक्सीन लगने के बाद जो मेथोट्रेक्सिट है उसको अगर आप 1 या 2 हफ्ते डिले कर दें तो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पाया जाएगा। दोस्तों मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो प्लीज़ वैक्सीन को पहली फुर्सत में लगवा लें, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं और आप सबको पता है कि अभी तक कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे कि आप कोविड से बच सकते हैं। और फिर से थर्ड वेव की बात हो रही है इंडिया में, तो इसलिए बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके ये सब कोशिश आप लोग कर लें और ख़ुद ही ना लगवाएं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कन्विंस करें और उनको बताएं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इस वैक्सीन में कोई मैग्नेटिक चिप नहीं है, ना ही कोई इससे इनफर्टिलिटी होती है, जो कि इस तरह के र्यूमर्स इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, ये बिल्कुल बेसलेस हैं, गलत हैं। और आपको जान के ये बहुत अफसोस होगा कि जो वैक्सीन के जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से
वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अब तक सिर्फ 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है जिन्होंने कि दोनों डोजेज़ रिसीव की हैं। लेकिन अगर आप जब इंडिया में वही चीज़ देखते हैं तो इंडिया में सिर्फ 4% लोगों को अभी तक 2 डोजेज़ वैक्सीन्स की लग पाई हैं और सिर्फ 19% में 1 डोज लग पाई है, जो कि बहुत ही मेजरेबल फिगर्स हैं अगर आप इवन वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करें। यहाँ पे यूएई जितना स्मॉल कंट्री है, लेकिन फिर भी आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि यहाँ पे 70% के करीब पॉपुलेशन को 2 डोजेज़ वैक्सीन्स की लग चुकी हैं। इवन यूके, यूएस में भी 46-47% लोगों को 2 डोजेज़ वैक्सीन्स की लग चुकी हैं। तो इसलिए आप सबको एक्टिव होकर वैक्सीन लगवाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कन्विंस करें, क्योंकि इससे आप बीमारी से बच सकते हैं, इस बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं अब इस एपिसोड को ख़त्म करूंगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दें, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आए वो उन तक फ़ौरन पहुंच जाए। और जो चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं उनमें काफ़ी रेफरेंसेस मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि अगर आपको कुछ डिटेल उसके बारे में पढ़ना हो तो आप उसके क्लिक करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी।